मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में किसान आंदोलन की बात कर चुके हैं, आज हम आदिवासी आंदोलन या ट्राइब्स मूवमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत के दूर दराज के क्षेत्रों पर अधिकार शुरू किया, उन्होंने ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिकीकरण के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयास किया और उस कच्चे माल की प्राप्ति के लिए रेल का विकास, डाकतार का विकास, ये सारे कार्य शुरू करते हैं। जब उन्होंने इन सारे कार्यों को शुरू किया तो चूंकि कच्चा माल जो है वो सामान्यतः पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में ही मिलेगा, इसलिए रेलवे का विकास उन पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में इन्होंने प्रारंभ किया। और जब रेलवे का विकास प्रारंभ होता है तो उसी के साथ उन पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार और आदिवासियों के संघर्ष का भी चरण प्रारंभ होता है। अगर उससे पूर्व की बात करें, रेलवे के विकास से पूर्व की बात करें, तो उससे पूर्व भी जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, उस भू राजस्व व्यवस्था का प्रसार ब्रिटिशर्स ने किया, क्योंकि उस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की कोशिश की गई। और जब लाभ अधिक अर्जित करने की कोशिश की जाती है तो उसमें कोशिश होता है कि कृषि योग्य भूमियों का जितना ज्यादा विस्तार हो सके उतना ज्यादा विस्तार किया जाए। तो जब विस्तार की बात आती है तो चूंकि जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो इनमें झूम खेती होती थी। और झूम खेती में करते क्या थे कि चूंकि पहाड़ी ये लोग रहे, पहाड़ पे ही रहते थे, वहीं अपना अन्य समाज से ये कटे रहते थे और इनका अपना एक देश दुनिया समाज होता था। आज इस जगह जंगल साफ किया, जब तक उत्पादकता है तब तक वहां खेती की, जब वहां उत्पादकता खत्म होने लगी तो वहां छोड़े, कहीं दूसरी जगह जंगल साफ करके वहां बस गए। ये इनका एक चरण चलता रहता था कि यानी एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो जंगल काट करके खेती योग्य भूमि बनाते थे इसी को झूम खेती कहते थे। ठीक, तो इसमें होता क्या था कि जब झूम खेती के अंतर्गत इन्होंने खेती योग्य जमीन बनाई तो पहले स्थिति क्या थी कि राजाओं के समय राजाएं जो लोग थे वो इनके सामाजिक और आर्थिक हितों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, जिसके कारण इनका सहयोग भी उन लोगों को समय समय पर मिलता रहता था। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने किया क्या कि जब खेती बनाते थे तो इनके उस भौगोलिक क्षेत्र को जिसे ये अपना मानते थे उसे भी अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ले लिया गया। वो आदिवासी जो अभी तक राजस्व नहीं देते थे, जमींदारी व्यवस्था लागू होने से इन्होंने राजस्व भी देना पड़ा। अब मानते हैं कि राजस्व लिया जाए तो ठीक, लेकिन इनसे राजस्व नहीं लिया जाता क्योंकि इनका जीवन शैली जो है काफी निर्धनता वाला होता था, इसलिए इनका विकट तरीके शोषण किया जाता था। और जब शोषण की यही हद ज्यादा हो जाती थी तो यही आदिवासी विद्रोह कर देते थे। तो सबसे पहले हम लोग आदिवासी विद्रोह की जब बात करेंगे तो पहले ये देखा जाए कि आदिवासी विद्रोह हुए तो उसके रीजन क्या थे, उसके कारण क्या थे। ठीक है, तो हम पहले आदिवासी विद्रोह की कारण की बात करते हैं। आदिवासी विद्रोह और इस विद्रोह के कारण क्या थे। आदिवासी विद्रोह और इसके कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात जो थी कारण में वो था आदिवासी इलाकों में बाहरी लोग, जिनको ये बाहरी मानते थे, जैसे इनके समाज से इतर जो भी लोग थे उन सभी को ये बाहरी मानते थे। इन इलाकों में जब बाहरी लोगों का घुसपैठ प्रारंभ हुआ तो उससे इन आदिवासियों में बाहरी लोगों का घुसपैठ, ठीक, जैसे ही इन आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों का घुसपैठ प्रारंभ होता है
तो इन बाहरी लोगों से, चूंकि पहले ही भाई होता क्या है, जैसे मेरे ही घर में या आपके घर में कोई ऐसी बहू आ जाए जो आपकी संस्कृति, कल्चर, इन सबको स्वीकार न कर पाए, आपकी प्रथाएं, परंपराएं, जो भी चीजें हैं उसको वो स्वीकार न करे, तो उसमें क्या होता है, हमको ये लगता है कि हमने बहुत गलत किया, इसे नहीं लाना चाहिए था, इसको बाहर कर दो, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसको ये स्वीकार ही नहीं करती। तो ऐसे में द्वंद्व की भावना उत्पन्न होती है। तो आदिवासियों की अलग संस्कृति सारा कुछ, बाहरी लोगों की अलग संस्कृति सारा कुछ, ये बड़े सीधे साधे हैं, जबकि इनमें शोषण की प्रवृत्ति और चालाकी कूट कूट कर भरी है। इस घुसपैठ के कारण आदिवासियों में असंतोष जन्म लेता है। पहला कारण कि बाहरी लोगों की आदिवासी इलाकों में घुसपैठ के कारण आदिवासियों के अंदर इन बाहरी लोगों के विरोध में असंतोष जन्म लेता है। दूसरा, स्वयं को शेष समाज से अलग रखना, स्वयं को शेष समाज से अलग रखना। ठीक, ये तो आदिवासियों की बात थी। करते क्या थे, मानते हैं ये हो गया भारत, ठीक है, और इस भारत में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों पर आदिवासी समाज रहता है। अब जब हम इनके समाज को देखते हैं तो ये समाज पूर्णतः झूम खेती पर कृषि जो भी करते हैं, वस्त्र इनके औरों से अलग हैं, शिकार की प्रवृत्ति है, मदिरा सेवन अधिकतर जनजातियों में मदिरा सेवन खूब अच्छे से पाया जाता है, ठीक है। फिर इनकी संस्कृति भी, त्योहार भी, ये सभी अलग ढंग से मनाए जाते हैं। ना हम आपके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, ना आप हमारे मामले में हस्तक्षेप करो। मैं जहां हूं वहां खुश हूं, आप जहां हो वहां खुश रहो। ये इनकी सोच थी। और जब इनकी सोच ये है और उस सोच में कोई दूसरा व्यक्ति पहुंच करके हस्तक्षेप करने लगे, तो संभव है कि वो व्यक्ति जो अपने समाज में किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है, वह विरोध करता ही करता। ठीक, तो इन्होंने स्वयं को समाज से अलग भी रखा था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दूसरे समाज के लोग, दूसरी संस्कृति से पोषित व्यक्ति इनके संपर्क में आए। ठीक है। तीसरा, कबीलों के सरदारों को जब जमींदारी बंदोबस्त आई, तो उस बंदोबस्त में जो कबीले के सरदार थे, सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया गया। चलो ठीक है, ठीक। अब अगर इन सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया जा रहा है और जमींदारों का दर्जा देने के बाद नई लगान प्रणाली लागू की जाती है उस क्षेत्र में, तो क्या दिक्कत नहीं आएगी? आप सम्मान कर रहे हो, ठीक है। वो सरदार जो अभी तक केवल सरदार था अपने कबीले का, ठीक, अभी तक ये केवल सरदार अपने कबीले का, कबीले के सभी लोग इसकी बातों को स्वीकार करते थे, उसका उल्लंघन कोई अन्य व्यक्ति नहीं करता था। कबीले का स्थिति है, चलो उसको आपने इस कबीले के सरदार से उठा करके उस संपूर्ण भू क्षेत्र का जमींदार बना दिया। जब जमींदार बंदा बन गया और इसके ऊपर नई लगान व्यवस्था लागू कर दी, तो इस जमींदार के ऊपर
लगान या भू राजस्व आरोपित होगा या नहीं होगा? पहले तो कभी इसने लगान नहीं दिया, अब इसे लगान देना पड़ रहा है। लगान की वसूली किससे करेगा? इन्हीं कबीले के अपने लोगों से। तो हो सकता है कभी किसी खेत में उत्पादन न हुआ हो, फिर भी इसे देना पड़ेगा, तो इसको दिक्कत तो होगी होगी। ऐसे में क्या यह कबीले का सरदार जो जमींदार है वो विरोध नहीं करता? थोड़ी सी दिक्कत आने पर अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए यह व्यक्ति भी विरोध के लिए तत्पर हो सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ, उत्पादित वस्तु पर नए कर आरोपित करना। देखिए, अब समस्या है कि आदिवासियों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इनमें ज्यादातर मजरा पानी होता था। अब उस पर आप अलग तरीके से टैक्स लगा दो। भाई सीधे साधे आदमी हैं, जो चीज पहले 20 रुपए में बेचते थे, 20 रुपए में बेचा इन्होंने, वही रेट तो रहेगा, इनको क्या पता कि टैक्स लगा है। फिर सरकार आए, वो कहे नहीं 10 रुपए तो इसमें मेरा हुआ, ये टैक्स लगा हुआ, ये रसीद देखो, तो दिक्कत तो होती ही है ऐसे में। अब अगर पहले से इन सब चीजों को अच्छे से इनको समझा दिया जाए, सारी चीज इनको बता दी जाए, तो संभव है कि पहले से उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देंगे। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उस वस्तु के ग्राहक अधिकतर कबीले के ही लोग हैं, तो कबीलों की तो आय नहीं बढ़ी, वहां से पूंजी का प्रवाह किधर जाएगा? अंग्रेजी शासन की तरफ। यानी इनकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी, और जब इनकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी तो संभव है कि ये विद्रोही हों। क्योंकि जब हम एक अच्छे समाज में रहते चले आए हैं, एक अच्छी आर्थिक स्थिति में रहते चले आए हैं, तो अचानक सरकार की नई पॉलिसी के द्वारा यदि मेरी स्थिति खराब होती है, आर्थिक स्थिति, मेरे ऊपर नए कर आरोपित हो, जबकि मेरी आय नहीं बढ़ी, तो ऐसे में मैं सरकार की उस नीति का विरोध अवश्य करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5वां, ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी हुई। ठीक है, अब देखिए ईसाई मिशनरियां जा रही हैं, इन ईसाई मिशनरियों का काम क्या था? धर्मांतरण। जो व्यक्ति पीढ़ियों से काली माता की पूजा कराया हो, अचानक उसके सामने काली माता को गाली दिया जाए, उसके सामने ईसाई की बड़ाई की जाए, ईसा मसीह की बड़ाई की जाए, उसे अलग अलग तरीके से समझाया जाए। आप अपने धर्म की बड़ाई करो, लालच दो, प्रलोभन दो, सब ठीक है, लेकिन व्यक्ति जन्म से जिसको दिमाग में बैठाया है उसका विरोध मत करो। लेकिन जब ईसाई मिशनरियां की घुसपैठ होता है धर्मांतरण के लिए, तो उन्होंने उनके देवी देवताओं को तोड़ना पड़ना, क्योंकि सरकार का भी सपोर्ट था। सरकार ये जानती थी कि गरीब तबका है, इसके ऊपर जब प्रेशर बनाया जाएगा तो ये परिवर्तित होगा, चेंज हो सकता है धर्म में। तो जब ये चेंज हो सकता है तो विरोध भी तो कर सकता है। ये खाली चेंज कहे सोच लिए, विरोधी भी तो हो सकता है, और इन्हीं के कारण इसने विरोध भी किया। नेक्स्ट, महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वाले अधिकारियों का दबाव। ठीक है, अब देखिए ये जो है 3, ये सरकारी बिचौलिए हैं। ये सरकारी बिचौलिए, इनका काम क्या है? आदिवासियों से लगान की वसूलने के बाद एक हिस्सा अपने पास रख लेना और संपूर्ण लगान सरकार के राजकोष में जमा कर देना।
मूल उद्देश्य इनका ये है। अब जब ये देख रहे हैं कि सामने वाला बहुत सीधा है, लगान की मात्रा उसके पास जो नियम के अनुसार है उसके अनुसार आरोपित होती 1 कुंटल, इन्होंने कहा इतना सीधा ही करी का लेगा मेरा। इन्होंने उससे 1.25 कुंटल की मांग की। चूंकि बेचारा कानून इत्यादि नहीं जानता था, इसलिए उससे पहले मना किया होगा, लेकिन इन लोगों ने अपने लठैतों के माध्यम से जबरदस्ती 1.25 कुंटल ले लिया। अब मान लो कि उसमें कोनो एक ऐसे विरोधी रहे हो, शरीर से बलशाली रहे हो, विरोध करते, या थोड़े से शिक्षित रहे हो, या किसी कोई कौवा मिल गया उन्हें समझाने वाला, तो ऐसे में कोर्ट इत्यादि पहुंचते थे। तो जब कोर्ट इत्यादि पहुंचते हैं तो वहां पर भी क्या होता था न्यायालय में, कि न्यायालय में इनकी चाहे जितनी गलती हो फिर भी निर्णय इन्हीं के पक्ष में होता था। महाजनों के, बिचौलियों के, लगान वसूलने वाले जो थे जमींदारों के, इन्हीं के पक्ष में होता था। और पक्ष में क्या, उस व्यक्ति की जो खेती होती थी, खेत होता था, वो इनके पक्ष में डिग्री कर दी जाती थी, यानी वह आदिवासी बेदखल हो गया। घर डिग्री करवा लेते थे, ये सारा कुछ ये लोग करते थे। ठीक, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, कर्ज के बोझ के तले बहुत ज्यादा दबा दिया। भाई करना क्या है इनको, कर्ज दिया इन्होंने, लगान की दर मान लो कि टैक्स चुकाना ही नहीं, उत्पादन उतना नहीं हुआ, इन्होंने कहा नहीं टैक्स तुम्हारे ऊपर इतना हो, उत्पादन तुमको इतना करना चाहिए था, नहीं हो पाया तो तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं उत्पादन कर पाए, अलग अलग तरीके से। तो वे करता क्या, तो एक व्यक्ति तो इनको टाइट कर रहा है टैक्स दो, और दूसरे पहुंच रहे धीरे से, अरे तुम काहे टेंशन कर रहे हो, तुमको पैसा हम दे रहे, पैसा लो, तुम टैक्स चुकाओ यार, धीरे धीरे देते रहना, तुम तो अपने आदमी हो, दिक्कत क्या है, तुम अपने आदमी हो, आराम से देना टैक्स, हम तुमसे कुछ मांगने थोड़े जा रहे हैं, पैसा तुम मुझसे लो, जैसे देना होगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दे देना। ठीक, उसको लगा भाई आदमी भले हैं, ठीक है, चलो हमारे बीच में रहते हैं, इनसे हम पैसा लेकर के लगान चुका दें, अगली बार जब पैदा करेंगे अच्छे से तब इनको थोड़ा सा दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, क्योंकि भाई भले हैं, इन्होंने बताया है, अब कोई लिखित समझौता तो नहीं हुआ ऐसा। ठीक, अब उस समय तो काम चल गया। बाद में महाजन साहब 1 महीने बाद आए, कहे अरे पैसा लिए तो थे, लेते समय तो बड़े अच्छे लगे, आज क्यों नहीं दे रहे हो। पूछा क्या है, कहीं 500 रुपया दिया था, 1 महीने बाद यही 500 रुपए 800 रुपए बन गया है, क्योंकि टैक्स की दर 50% से 500% तक होती थी। सोचिए, इतना अधिक टैक्स वह आदिवासी का जिंदगी भर खत्म कर पाता, वो आजीवन मर जाता, खत्म नहीं कर सकता था। वह आजीवन परिवार उस जमींदार के यहाँ काम करता रहता, मजदूरी करते रहते, कभी भी टैक्स की रकम खत्म ही नहीं होती। और जब टैक्स की रकम खत्म नहीं होती तो समस्या क्या होता, ये एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती। ठीक, ये आदिवासी बंधुआ मजदूर की तरह हो जाते। ये बंधुआ मजदूर क्यों बने, क्योंकि एक बार थोड़े से रुपए राजस्व चुकाने के लिए ले लिया था। इसलिए जब आदिवासी विद्रोह देखते हैं तो उस आदिवासी विद्रोह में इन आदिवासियों ने अपना जो पहला टारगेट बनाया वो इन्हीं को बनाया था, इनके ही घर पे आग लगाना, इन्हीं की हत्या करना, ये सारा काम इन्होंने किया। ठीक, नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। क्या था वो, 7वां। ठीक, झूम, वो पंडु, विधियों पर रोक, ये 2 विधि जो है ये इनकी खेती करने के तरीके थे। तरीके होते थे। ठीक, और इन दोनों विधियों पर इन्होंने रोक लगा दी कि ऐसे तो खेती नहीं करोगे। अब या तो भाई आप खेती उनको कैसे करना है, किस प्रकार करें, इसकी पूरी शिक्षा दो। अगर खेती
कैसे करना है इसकी आप शिक्षा नहीं देते हो तो समस्या तो होती। फिर करते कैसे? परंपरागत खेती, भाई इनके लिए तो यही थी परंपरागत, उस पे भी आप रोक लगा रहे हो। ये खेती कर भी कहां रहे हैं? पहाड़ी इलाकों पे। पहाड़ी इलाकों को आपने अपने अधिकार क्षेत्र में मान लिया क्योंकि आपको वहां से खनन करना है और आपने इन विधियों पर रोक लगा दी। तो कम से कम ऐसे लोग को कहीं ना कहीं तो बसाना चाहिए था। आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। जब आपने व्यवस्था नहीं की और उनकी सारी संपत्ति जिस चीज पर उनकी पूरी पूरी जीविका आधारित थी उन चीजों को आपने छीन लिया तो क्या शांत बैठते? कभी नहीं शांत बैठते। ये विद्रोह जरूर करते और इन्होंने आगे किया भी, कई लोगों ने किया। नेक्स्ट, पुलिस व अधिकारियों द्वारा इनका शोषण, ठीक है। देखिए इस शोषण में क्या क्या था। कहते हैं गरीबी बहुत खराब होती है। भगवान आपको पैसा ना दे लेकिन इतना जरूर दे कि आप अपने सम्मान की रक्षा कर सको। यहां क्या होता था, ये लोग करते क्या थे? इस शोषण में बेगार करवाते थे, बेगार कराते थे, जबरदस्ती वसूली करते थे, मारना पीटना आम बात थी। शारीरिक शोषण करते थे, इस शारीरिक शोषण में आदिवासियों के पुलिस वो पुरुष और महिलाएं दोनों होती थी। ये दोनों चीजें थी। अब जब हम बहुत शक्तिशाली हों और अपने स्त्री और बेटी की रक्षा न कर पाए, मेरे सामने से उनको उठा ले जाया जाए, हम सिर्फ देखते रहें एकदम असहाय बन के। ऐसी स्थिति में अगर जिस व्यक्ति ने उठाया हो उसको मारने का मौका मिल जाए तो क्या हम हथियार नहीं उठाएंगे? स्वाभाविक है, मैं हथियार जरूर उठाऊंगा और उसे मारूंगा भी। ये लोग इन्हीं सब चीजों से इतना ज्यादा तंग आ गए थे कि ये मजबूरी में हथियार उठाते हैं। और इस मजबूरी का जो मूल कारण था वो इन्हीं लोगों के बीच में छिपा हुआ था। उनको मजबूर करने का कारण भी यही थे। इन लोगों ने उनको इतना मजबूर कर दिया, उनका शोषण इतना ज्यादा कर दिया कि उनके सामने सिर्फ दो ऑप्शन था, या तो मौत को गले लगा लें या बदला लें। उन्होंने मौत को भी गले लगाया लेकिन बदला लेकर के लगाया। कहते हैं उनके विद्रोह में टारगेट में सबसे पहले साहूकार, महाजन, लगान वसूलने वाले, फिर पुलिस वाले होते थे। उन्होंने समाज का जो उच्च तबका था उस पर आक्रमण किया। जब हम आदिवासी विद्रोहों में देखते हैं तो जो समाज का निम्न तबका था अलग से ही था, बाहर से ही था। बढ़ई, लुहार, कुम्हार, ये सब जो थे, नाई इत्यादि गरीब थे। इन पर उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि ये समाज के निम्न लोग जो थे उन्होंने आदिवासी विद्रोहों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया, क्योंकि समानता आ गई थी। शोषण उनका भी होता था, बस इनका ज्यादा था, उनका कम था। वो अपने आप को थोड़ा बहुत बचा लेते थे चापलूस। ये बहुत ही अलग भाषा भी इनकी अलग, तो इनके साथ ज्यादा जाति की थी। और इसी जात का परिणाम था कि इन्होंने बाद में विद्रोह किया और उसमें हत्याएं भी की। ये आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। ठीक, और दीकू का अर्थ होता है ऐसे लोग जो परेशान करते हैं,
दीकू का अर्थ ऐसे लोग जो परेशान करते हैं। तो सोचिए, बाहर से आने वाले लोगों को ये दीकू पुकारते हैं। दीकू का तात्पर्य था ऐसे लोग जो परेशान करते हों। तो जब पहले ही इन लोगों ने उनका नामकरण कर दिया कि ये आए हैं तो पक्का परेशान करेंगे, हम लोग को शांति से नहीं रहने देंगे, और स्वाभाविक था ये नामकरण उन बाहरी लोगों ने स्वयं रखा, क्योंकि आप वही कर रहे हो। तो जैसा जिसका कर्म उसके वैसे नाम भी पड़ जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते रहोगे तो पक्का है अभी भी बहुत से शिक्षकों के अलग अलग नाम आप रखते हैं, एक से एक नाम रखते हैं, टाइटल भी निकलता है। बहुत से सर का जो टाइटल नेम होता है वही फेमस हो जाता है, दूसरा जो उनका वास्तविक नाम होता है वो समाप्त हो जाता है, उसको बच्चे लेते ही नहीं है। ठीक है, क्यों मास्टर साहब का वो नाम पड़ा? क्योंकि मास्टर साहब के वो चाल, रंग, ढाल, भाषा इत्यादि में थी, और जब वो चीजें थी तो वैसा बच्चों ने नामकरण कर दिया। यहां पर भी चूंकि बाहरी लोग तंग ही करते थे, शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार ढाते थे, उनसे बिगाड़ लेते थे, उनके ऊपर अत्यधिक कर आरोपित करते थे, बहुत सी चीजें आती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा नामकरण किया। ठीक है, तो ये तो था कारण, ये कारण था कि क्यों विद्रोही होते हैं। अब हम लोग आदिवासियों के एक एक के विद्रोह की चर्चा करते हैं कि कौन सा कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और उसका नेतृत्व किसने किया। दबाए तो सारे विद्रोह के, सारे विद्रोह दबाए, लेकिन अलग अलग जगहों पर। ठीक है, पहला विद्रोह है भील विद्रोह। पहला भील विद्रोह। ठीक है, पहला विद्रोह भील विद्रोह। भील विद्रोह, भील जो हैं वो भारत के पश्चिमी तट पर खानदेश यानी महाराष्ट्र से जो नीचे वाला हिस्सा है वहीं रहते थे। 1825 में खानदेश पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सोचिए, जैसे है खानदेश पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, स्वाभाविक है कि भीलों का शोषण भी प्रारंभ होगा। लेकिन उससे पहले ही भीलों ने 1812 से 19 तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और जो विद्रोह हुआ इसके विषय में यह कहा अंग्रेजों ने कि यह विद्रोह पेशवा बाजीराव सेकंड व पेशवा के प्रतिनिधि त्र्यंबक ये दांगलिया ने प्रोत्साहित किया है। लेकिन हुआ क्या था कि इस विद्रोह को अंग्रेजी सेना ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतः दबा नहीं पाए। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ इसे अंग्रेजी सेना ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन दबा नहीं पाए थे। अंततः अंग्रेजों की बर्मा में हार हो गई। हार से यह आंदोलन जोर पकड़ता है। रीजन क्या था कि ये कि अगर बंगरमम में हार सकते तो हम कहीं नहीं हरा सकते हैं।
चूंकि मराठा भी, इसमें थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका था। जब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका है तो पेशवाई उसवाई खत्म हो चुकी है, इनकी पेंशन भोक्ता हो चुके हैं, ठीक है। और अगर ये पेंशन भोक्ता हो चुके हैं तो इन्हें भी तो पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति चाहिए थी। तो संभव है, ऐसा हो भी सकता है कि बाजीराव ने भीलों को उत्साहित किया हो, प्रोत्साहित किया हो कि करो, ठीक है, देखा जाएगा, ठीक है। बर्मा में अंग्रेजों की हार से आंदोलन गति पकड़ लेता है, क्योंकि भीलों में ये हो गया कि क्यों नहीं, हम भी तो हरा सकते हैं। अगर बर्मा में ये हार सकते हैं तो हम क्यों नहीं हरा सकते, हम भी इन्हें हरा सकते हैं, ठीक है। 1825 में सेवराम भील आंदोलन, नेतृत्व शिवराम, ठीक। शिवराम के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है। विद्रोह हो गया, ठीक। 1831 और 1846 में पुनः विद्रोह किया गया। 1825, 1831 व 1846 में पुनः विद्रोह, लेकिन अंततः ब्रिटिश सरकार ने सेना व कूटनीति के माध्यम से विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। भील विद्रोह, यही चीज नेतृत्व करता शिवराम, हुआ कब? 1825, शिवराम के नेतृत्व। 1831, 1846, 3 टाइम पीरियड। इस बीच में यह एक जागृत करने का आंदोलन था, 1812 से 19। इसमें ज्यादातर भीलों को नेतृत्व पेशवाजी और इनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने किया था, और इसमें किया गया कि भीलों को आगे करके मराठा साम्राज्य की पुनः प्राप्ति की जा सके, क्योंकि खुद तो कई बार लतियाए जा चुके थे, खुद का मनोबल कमजोर हो चुका था, लेकिन षड्यंत्र तो कर ही सकते थे। तो ये षड्यंत्र की बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हो विद्रोह, हो विद्रोह 1820, 1831, 1836, 1836, 37 कर लेना, 1837 हो, नाम ही है हो, ठीक। ये जनजाति रहती थी सिंहभूम, छोटा नागपुर स्थान है इनका, सिंहभूम, छोटा नागपुर, ये छत्तीसगढ़ झारखंड वाला इलाका, ठीक है, उड़ीसा सिंह, ठीक है। अब इनका कारण क्या था कि ये ऐसा क्षेत्र है जो कच्चे माल के दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, और अगर कच्चे माल की दृष्टि से समृद्ध है तो ये क्षेत्र किसके अधिकार में होना चाहिए? अंग्रेजों के अधिकार में होना चाहिए। अब अगर इस क्षेत्र पर अंग्रेजी अधिकार होगा तो ये हो लोग कहां जाएंगे? हो आदिवासी कहां जाएंगे? तो जब हो आदिवासियों को भगाने का प्रयास किया जाएगा तो ये विद्रोही हो जाएंगे, और जब ये विद्रोही हो जाएंगे हो लोग, तो सेना लगा करके इन्हें दबाया जाएगा, ठीक है। तो यहां हुआ क्या? कच्चे माल की दृष्टि से बहुत समृद्ध था, इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया,
और जब इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो इसी अधिकार के विरोध में, ठीक, अंग्रेजी आधिपत्य के विरोध में 1827, टाइम देखिएगा, 1827 में मेजर रफसेज के, मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को पूर्णतः समाप्त किया। के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को पूर्णतः समाप्त किया। ये 1827 नहीं, 1837, ठीक है, पूर्णतः समाप्त किया। अब देखिए एक छोटा सा क्षेत्र, इस जगह की छोटी सी आबादी की जनसंख्या वाले जनजाति, और इस जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को अपनी सेना भेजनी पड़ी। और जब सेना आएगी तो यहाँ जो विद्रोह दबाया जाएगा उसमें काफी ज्यादा अत्याचार या नृशंसता का भी परिचय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। अंग्रेज विद्रोह तो दबाते थे, लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए वो किसी भी हद को पार कर देते थे। कोई भी रीजन हो, किसी भी प्रकार हो, हमें विद्रोह दबाना है, और विद्रोह अगर दबाना है तो उसके लिए चाहे जैसे भी दबाना पड़े हम विद्रोह दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, खासी विद्रोह। विद्रोह 1829 से 32। ठीक है, असम व मेघालय की गारो खासी जयंतियां पहाड़ी, खासी विद्रोह याद रखना। ठीक है, जैसे गारो खासी जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं। जब भारत का हम लोग पूर्वोत्तर वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा, तो हिमालय की एक रेंज इस पे आती है, ये आती है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम, इसी क्षेत्र में 3 पहाड़ियां मिलती हैं जिन्हें गारो खासी जयंतियां कहते हैं, और इन्हीं पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियां भी हैं ये। ठीक, इन्हीं जनजातियों के निवास स्थल को उन्हीं के नाम से पहाड़ी का नाम दे दिया है। ठीक है, तो खासी विद्रोह, खासी पहाड़ी जो असम और मेघालय में है। ठीक है, असम व मेघालय, ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, असम और मेघालय का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में हुआ क्या कि कंपनी ने जयंतियां पहाड़ी, खासी छोड़ दो, कंपनी ने गारो व जयंतियां पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। चलो ठीक है, पहाड़ी कब्जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो। कब्जा करने के बाद कंपनी ने बर्मा से सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या, ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट इसमें पश्चिम बंगाल, सिलहट को जोड़ने हेतु एक सैनिक मार्ग की योजना बनाई, के निर्माण की योजना बनाई। देखिए, अब अगर उस क्षेत्र में सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना बनाई जाती है तो क्या इन जनजातियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है? हस्तक्षेप तो हो ही रहा है, और अगर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा तो दिक्कत तो होगी। ठीक,
अब इस निर्माण हेतु इस क्षेत्र में अंग्रेज, बंगाली व अन्य बाहरी लोग, ठीक है, अन्य बाहरी लोग यहां भेजे गए। अब सोचिए, ऐसे क्षेत्र में अगर ऐसे नए लोग जाते हैं और देखते हैं वहां के नए नए लोग बड़े सीधे हैं, तो स्वाभाविक है एक बार तो शोषण करने का मन करेगा ही करेगा। ठीक है, जब ये बात हो गई तो ननकलो एक क्षेत्र था के राजा तीरथ सिंह द्वारा हस्तक्षेप का विरोध किया गया। बाह्य हस्तक्षेप, विरोध किया गया। उन्होंने कहा बाहर से चीजें ना है, तुमको सड़क बनाना है बनाओ, ठीक है, लेकिन बाहर से जो लोग ला रहे हो उनको मत आने दो। ठीक है, जब देखा गया कि का विरोध स्वीकार नहीं हुआ है, फिर भी चीजें हो रही हैं, तो गारो खम्पटी व सिंगपो लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, स्थिति ये थी कि विद्रोह तो हो गया और विद्रोह जंगल में है तो काफी विस्तारित भी होगा। 1833 में ही सैन्य के बल के द्वारा सेना के माध्यम से विद्रोह दबाया जा सका। सोचिए भाई, मेरा घर, हम उसके अंदर चौराहा बनाए, सड़क बनाए, का बनाए, कुछ भी, तुम कौन हो तो बनाने वाले? चलो ठीक है, बड़े आदमी थे, घर गांव जमींदार थे, तुमने कहा नहीं तुम्हारे खेत से एक सड़क गुजरेगा, ठीक है चलो गुजरा, बन गए, उसके बदले मुझे कहीं और दे देना, बात खत्म। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि सड़क वही व्यक्ति बनाएगा जिससे हमारी पीढ़ियों से दुश्मनी चली आती हो? ये तो गलत बात हुआ। तो यहां ठीक वही स्थिति हुई थी और अब इनको रखा गया तो इन्होंने विरोध किया, क्योंकि दिक्कू लोगों को ये पसंद नहीं करते थे। आ जाओ सड़क बनाने, कल बस जाओगे और बसने के बाद फिर शोषण प्रारंभ कर दोगे, कुछ भी होगा तो कोर्ट की शरण में और कोर्ट के थ्रू तुम्हारे ही पक्ष में निर्णय, इसलिए प्रारंभ से ही विरोध ना कर दो। ठीक, तो ये होगा। नेक्स्ट हम लोग सिंगपो विद्रोह। सिंगपो विद्रोह 1832 से 39। ठीक है, ये भी असम ही हुआ और इसका भी मूल रीजन था ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनके क्षेत्रों पर अतिक्रमण को लेकर के। ठीक है, असम में कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना। ठीक है, अब रीजन वही जो खासी में था वही था। खासी विद्रोह 33 में दबाया गया, लेकिन सिंगपो लोग, भाई खासी में भी ये लोग सम्मिलित थे, ठीक, लेकिन सिंगपो लोगों ने विद्रोह अपना शांत नहीं किया। खासी विद्रोह दबने के बाद भी इन्होंने अपने विद्रोह को कंटिन्यू जारी रखा। ठीक, जब सरकार ने देखा कि अलग हो चुका है धड़ा, तो अंततः 1839 में सेना के माध्यम से विद्रोह को दबाया जा सका और विद्रोह शांत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह हम लोग कोल विद्रोह।
कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32, छोटा नागपुर। ठीक। अब यहां एक समस्या थी, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, हमने बात की, समृद्ध भी था, यहां अपने लोगों को बसाए भी अंग्रेजों ने। हुआ क्या, इसका जो मूल रीजन था कि इनके पास जो भूमि थी वो इनके मुखिया जो होते थे उनको कहते थे मुंडा, चमुंडा नहीं, मुंडा। ठीक है, तो क्या किया गया कि इनकी जो भूमि थी इनके मुखिया से छीनकर बाहर से बसे गए मुस्लिम कृषक व सिखों को दिया जाना। वह सिखों को दिया जाना। भाई हम उत्पादन कर पाए चाहे न कर पाए, उत्पादन ही पर ही तो कर लोगे। ये थोड़ा है कि तुम उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरी जमीन छीन के किसी और को दे दोगे। ठीक, तो यहां यही किया गया था, खेत बनाया इन्होंने, खेती प्रारंभ की इन्होंने, प्रारंभ में मेहनत किया इन्होंने, और जब खेत बन गया तो वो छीन करके दूसरे पकड़ा दो, तुम अच्छा नहीं कर पाते हो। और जब ऐसा किया गया तो इन्होंने विरोध किया। ठीक, अंततः 1831 में कोलों ने लगभग 1000 विदेशी या बाहरी लोगों को जलाकर या हत्या करके मार डाला। कहते हैं ना, जब भीड़ किसी व्यक्ति पर टूटती है तो ऐसे में अच्छा होता है कि उस भीड़ से किसी तरीके से भाग लिया जाए, भीड़ के हाथ न पड़ो, क्योंकि भीड़ जब मारती है तो ये नहीं देखती चोट कहाँ लगती है, और भीड़ का मारा व्यक्ति बहुत जल्दी मोटा होता है, या तो मर जाएगा, अगर बच गया उस मार से तो मोटा जरूर हो जाता है। ठीक है, यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया। अब अगर इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला है तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को कुछ अधिक प्रयास भी करना पड़ेगा। अब प्रयास क्या किया ब्रिटिश सेना ने? कहते हैं इस संपूर्ण विद्रोह को दबाने के लिए सेना ने सरकार को सेना लगानी पड़ी, फलस्वरूप विद्रोह दबाया जा सका। यानी सेना के माध्यम से इस विद्रोह को दबाया गया, परिणाम स्वरूप शांति की स्थापना हुई। नेक्स्ट, कोया विद्रोह। काफी समय तक हुआ। ठीक है, देखिए कब तक? 1840, 45, 58, 61, 62, 79, 80,
84, 1922 से 24, 1922 से 24 ये लगातार चलते रहे। यानी काया विद्रोह को पूर्णतः सरकार समाप्त नहीं कर पाई, यानी परास्त हुए ये, पराजित नहीं, सॉरी पराजित हुए ये, लेकिन परास्त नहीं हुए। इसीलिए तो लगातार शुरू हुआ, 1840 से शुरू हुआ, 1824 तक चलता रहा, 1924 तक, 80 साल, 84 साल तक विद्रोह लगातार, तो रुक रुक के खाते रहो। ठीक है, इसका क्षेत्र जो था वो था आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, चोडावरम। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी का चोडावरम का रंपा क्षेत्र, गोदावरी, पूर्वी आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी है ये, ठीक है, उसके पूर्वी साइड में चोडावरम का रंपा क्षेत्र। ठीक है, नेतृत्व जो किया यहाँ पर विद्रोह का, उसमें नोमाडोरा, राजन अनंतయ్య, अल्लूरी सीताराम राजू व अल्लूरी सीताराम राजू, तीन नेता मिलते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पर। ठीक है, कारण क्या थे यहां पर? पहला देखिए, जंगल पर आदिवासी अधिकारों को समाप्त करना सबसे बड़ी गलत बात है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के अपने कुछ अधिकार, वहां के कुछ कल्चर, वहां की कुछ संस्कृति, वहां के कुछ धार्मिक रीति रिवाज भी होते हैं। अब सरकार कहे कि आप के जो धार्मिक रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसको आप नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि दूसरे स्थान की जो संस्कृति है उसको आप स्वीकार करेंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं भाई? जो मेरी चीज है हम उसे स्वीकार न करें, दूसरी चीजें हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दी जाए, विरोध तो बनता है। ठीक है, पहला, जंगल पर आदिवासी अधिकारों को समाप्त करना। दूसरा, पुलिस ज्यादती व साहूकारों के उत्पीड़न, पुलिस ज्यादती व साहूकारों का उत्पीड़न व शोषण। थर्ड, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम लागू करना। ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम लागू करना। फोर्थ, झूम खेती करने पर रोक लगाना। नहीं विरोध करेंगे भैया? जब आप उनकी जीविका पर हमला कर रहे हो, आप उनकी परंपराओं पर हमला कर रहे हो। या कौन आदिवासी है जो नशा नहीं करता? हर समाज में, आदिवासियों में अधिकतर आदिवासी तो ऐसे हैं जिनमें पुरुष काम ही नहीं करते, महिलाएं ही काम करती हैं। केवल पालने का काम पुरुषों को, महिलाओं का रहता है। बहुत सी चीजें हैं। नशा करना तो एक सामान्य सी बात है आदिवासियों में, और ज्यादातर नशे का उत्पादन वो स्वयं करते हैं, बाहर से खरीदने की कोई बात ही नहीं है। जैसे ताड़ी का उत्पादन खुद ही कर लेना, ऐसे क्षेत्र में जहाँ ताड़ी हो उत्पादन कर लेना, भांग खुद ही उत्पादन कर लेना, गांजा खुद ही उत्पादन कर लेना, इसी से चरस भी बना लेते हैं। ठीक है, तंबाकू इत्यादि तो नॉर्मल बात है, उत्पादित कभी भी की जा सकती है। और इसी पर रोक लगा दो, उसी पर आबकारी टैक्स लगा दो,
अरे जो हम उत्पादित कर रहे थे 1 रुपया नहीं लग रहा था, पेड़ में गए मटकी बांधे, ताड़ी छू गया, सुबह पी लिए, ये तो था। उस पर अब तुम टैक्स लगाओगे, टोटल मेहनत हमारा है, हम अब 100 किया लगाए हुए हैं, टैक्स लगाओगे। आदमी को गुस्सैल हो, सनकहा हो, पगलेट हो तो क्या करेगा? ताड़ी पेड़ काट देगा, कहा लगाओ। लेकिन चूंकि पीने का शौक रखते हैं तो वो पिएंगे। मुद्रा होनी चाहिए, और जो चीज हम अपने घर में उत्पादित कर रहे हैं उस पर आबकारी टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, नियम के अनुकूल हो। जैसे अभी भी जो आबकारी टैक्स हैं, आप शराब घर में बनाइए ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने उपयोग के लिए बनाइए, बेचने के लिए नहीं। तो ये न हो कि आप ऐसा बनाने लगो कि उसको बेचने लगो, बाजार में पहुंच जाओ, ठीक है, उसको बिक्री हेतु बनाने लगो, तो वहां गलत है। स्वयं पीने के लिए आप अपने जेब में रख के आप पूरे इंडिया में टहलो, कोई दिक्कत नहीं है, बेचने को उद्देश्य से न टहलो, ठीक है। चलिए, क्योंकि सरकार भी देखो लॉकडाउन में सबसे पहले मदिरालय ही खोले गए थे, क्योंकि वो जानता है मदिरा पान से कोरोना भी दूर रहता है। झूम खेती करने पर रोक लगाया गया। 1879 में 1879-80 में विद्रोह का नेतृत्व नोमाडोरा ने किया, ठीक है। पुलिस की गोली से इनकी मृत्यु हो गई। तो विद्रोह कर रहे तो भाई पुलिस का गोली तो लग ही सकता है, ठीक है। पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय बाद 1884 में विद्रोह का अनंत शैयार, राजन अनंतैया, ठीक है, इन्हीं को राजन अनंत सैयार, ठीक, इन्होंने किया। इन्होंने राम की सेना, नाम दिया राम सेडु, अर्थ था राम की सेना, इसका गठन किया। यानी राम जी की सेना का गठन किया और फिर विद्रोह में कूद पड़े। कहते हैं एक स्थान है धर्मपल्ली, यहां पर घात लगाकर 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई, ठीक है। 1922-24 में नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया, ठीक, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़कर मार दिया गया। इन्हीं के बाद कोया विद्रोह भी लगभग शांत हो जाता है, उस क्षेत्र में कोया विद्रोह पुनः नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे विद्रोह की तरफ, नाम था खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह 1846 से 48, ठीक है। इसमें स्थिति ये थी कि इसका जो नेतृत्व किया वो चक्र बिसाई ने किया, और ये जो क्षेत्र पड़ता है खोंड का, ये पड़ता है खोंडमाल, उड़ीसा। नेतृत्व चक्र बिसाई, ठीक है। इसमें भी क्या था कि इन खोंडों में एक प्रथा थी नरबली की प्रथा, जिसे कहते थे मेरिया। ये अपनी देवी को खुश करने के लिए
किसी बाहरी दिक्कू को पकड़ लाते थे या आपस में ही जो भी हो, और उसको माता जी के सामने नरबली देते थे। अगर दुर्गा माँ के सामने या काली जी के सामने नरबली दी गई है तो उस बलि का जो मांस होता था वो प्रसाद होता था, और प्रसाद फेंके नहीं जाते बल्कि खाए जाते। तो इनमें ये प्रथा चलती थी। सरकार ने इस प्रथा को रोकने का काम किया। ठीक है, और जब दूसरा सरकारी नए कर व जमींदारों व साहूकारों का प्रवेश हो गया इनके क्षेत्र में, तो एक तो इनकी परंपराओं को रोका जा रहा है, दूसरा इनके भूमि पर राजस्व इत्यादि भी वसूल किया जाएगा। तो जब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं विरोध तो होगा ही। अब ये विरोध के लिए खड़े होते हैं, और इनके विरोध में कुछ जातियां वहां की जो छोटी छोटी थी वो भी सहायक हो गई। जैसे धूमसर, ये भी जनजाति है। दूसरा चीन की मेंढी, काला हांडी व पटना के आदिवासियों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। इनको भी प्रसाद मिलता था क्या? पता नहीं, हो सकता है कुछ प्रसाद मिलता हो। ठीक है, कहते हैं सरकार के द्वारा, हो सकता है नरबली में एक आध बार कोनो अंग्रेज पकड़ ले गए हो, उनकी भी बलि हो गई हो। बहुत मुश्किल से विद्रोह को दबाया गया। सेना लगा करके विद्रोह दबाया गया, और दबाने के बाद सफलता मिल पाई। नरबली की प्रथा भारत में खत्म हुई। अभी भी चुपके चुपके कुछ जनजातियां हैं ऐसी जो काम तमाम कर देती हैं। शवार विद्रोह, अठारह सौ 56-57, ठीक। परलिया खिमदी उड़ीसा क्षेत्र है इनका। परलिया खिमदी उड़ीसा, ठीक। यहां के आदिवासियों ने राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1856 में आंदोलन प्रारंभ करते हैं। लेकिन भाई यही था, अंग्रेजों के क्षेत्र में प्रवेश, जमींदारों और उनका शोषण के ही कारण। ठीक है, यहां जो रहती थी जनजातियां उनको सवार भी कहते थे। राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1857 में पकड़कर मृत्युदंड, क्रांति चली रही थी 1857 वाली, तो उसमें क्या होगा भाई, फांसी तो नॉर्मल बात थी उस समय। तो इनको भी पकड़े हैं तो कब छोड़ेंगे, इनको भी फांसी चढ़ा दिए, और इन्हीं के मृत्युदंड से विद्रोह भी समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट संथाल विद्रोह, बहुत पूछा जाता है, अक्सर कराता है। संथाल विद्रोह 1855-56। इनका क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और बिहार वाला, राजमहल की पहाड़ियां, पहले छत्तीसगढ़ अलग नहीं था तो बिहार ही, ठीक। राजमहल की पहाड़ियां बिहार,
ये क्षेत्र है इनका। लेकिन हुआ क्या इनका कि जब हम देखते हैं तो ये जो संथाल हैं ये प्रारंभ में बंगाल के क्षेत्र में रहते थे। चलो ठीक, बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हुआ क्या, इस क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के कारण लागू कर दी गई। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था लागू हुई, और जब जमींदारी व्यवस्था लागू हुई तो इस व्यवस्था में इनकी जो भूमि थी वो छीन ली गई। अब भाई राजस्व नहीं दे पाए तो भूमि छीन गई। अब जब इनकी भूमि छीन गई तो इनको कुछ तो जीविका चलाने के लिए करना पड़ेगा, और उस जीविका को चलाने के हेतु इन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया और राजमहल की पहाड़ियों में रहने चले आए। पहाड़ी में आकर बस गए, और जब यहां बसते हैं तो जमीन को कृषि योग्य बनाया, जंगल काटकर घर बनाए। सब जंगल में ही हो रहा है सब। ठीक है, और जब ये क्षेत्र किया तो इनके इस क्षेत्र को दमनी को कहा गया। भाई मेहनत किया है, चलो एक जगह से तुम्हारी मेरी भूमि सारी छीन ली हो तो हम दूसरी जगह चलो व्यवस्था कर लेते हैं, वहां पर इन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन हुआ क्या कि सरकार फिर ललचा गई, और सरकार ने पुनः इस क्षेत्र में भी जमींदारी बंदोबस्त लागू कर दी। अब सरकार ने गलत किया या इन्होंने गलत किया? ठीक, और इसी व्यवस्था के कारण ये विद्रोह के लिए मजबूर हुए। ठीक, प्रारंभ में ये सरकार विरोधी नहीं थे। प्रारंभ में भाई इनको क्या पता है कि सरकार सब कुछ कर रही है, क्योंकि साहूकार ही इनसे लूटता था, वो राजस्व लेता था, ये सारी कुछ आती थी, महाजन ही आते थे। ठीक है, और जमींदार ही आते थे। तो इनका जो प्रारंभ में विद्रोह हो उसके केंद्र में साहूकार, महाजन, जमींदार यही थे। ये उनके घरों पर हमला करते थे, मारते पीटते थे, और उनके घरों में आग लगा देते थे कि जो भी पेपर ऊपर है वो सत्यानाश हो जाए, वो जल जाए। और जब पेपर इत्यादि जल जाएगा तो फिर ये सुरक्षित भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि सरकार साहूकारों का ही पक्ष ले रही है, तो विद्रोह सरकार विरोधी हो गया। ठीक, हाँ, इसका जो नेतृत्व है वो सिद्धू और कान्हू, ये दो भाई थे, इन्होंने किया था, सिद्धू कान्हू। ठीक, अब स्थिति क्या हुई कि भाई सरकार विरोधी हो ही गया, तो अब सरकार को मजबूरी में विद्रोह को दबाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसे में जो लोगों को जोड़ने के लिए सिद्धू ने ये कहा, सिद्धू और कान्हू ने, कि भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत हूं मैं। ठीक, ठाकुर भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूं, और ठाकुर भगवान ने एक उद्देश्य निर्धारित किया हमारे विद्रोह का, अंग्रेजी शासन समाप्त करना। ठीक, सिद्धू 1855 में मारे गए,
और कान्हू 1856 में पकड़े गए और इन दोनों की मृत्यु के साथ ही या गिरफ्तारी के साथ ही ये संथाल विद्रोह भी संथाल परगना से शांत हो गया। लेकिन सरकार ने इसमें यह किया था कि जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो उसके बाद एक अलग संथाल परगना ही गठित कर दिया, वहां की व्यवस्था इत्यादि सब चीजें अलग कर दी। ठीक है, नेक्स्ट। खेरवाड़ व सफहार विद्रोह। खेरवाड़ व सफहार विद्रोह 1870 के दशक में। और स्थान क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियां। बहुत जनजातियां रहती हैं यहाँ पे अभी भी। राजमहल, छोटा नागपुर, इन क्षेत्रों में काफी है। नेतृत्व किया भागीरथ ने। ठीक है, नेतृत्व किया भागीरथ ने। अब जब हम इनके शुरुआत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो शुरुआत होती है इस विद्रोह की, वह एकेश्वरवाद व समाज सुधार के रूप में होता है। प्रारंभ जो हुआ आंदोलन का, विद्रोह क्या आंदोलन ही, लेकिन बाद में विद्रोह का ही रूप लेता है। ठीक, समाज सुधार के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ता है, यह अपना रूप परिवर्तित करता है और भूमि बंदोबस्त को लेकर विद्रोह कर देता है। ठीक, और जब भूमि बंदोबस्त को लेकर विद्रोह होता है तो फिर इस आंदोलन को सेना के माध्यम से ही दबाया जा सका। ठीक, नेक्स्ट। ये छोटे छोटे विद्रोह हैं, समय समय पर होते रहे। ऐसा नहीं था कि इन आदिवासी विद्रोहों ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग नहीं किया। इन विद्रोहों ने कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश किया है। ठीक है, नायकदा विद्रोह। अठारह और 68, पंचमहल की पहाड़ियां। गुजरात। ठीक है, देखिए इसमें नेतृत्व जो किया दो व्यक्ति थे, रूप सिंह और जोरिया भगत। दो व्यक्ति थे, रूप सिंह और जोरिया भगत। इनके द्वारा सहस्त्रवाद में आस्था व धर्मराज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा सहस्त्रवाद व आस्था व धर्मराज्य, आस्था तथा धर्मराज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। धर्मराज्य, राम राज्य, हर चीज स्थापित करने की बात होती है। ठीक, 1858 में रूप सिंह ने विद्रोह कर दिया। लेकिन समझौता करके सरकार ने समझौता कर लिया
और शांति स्थापित हो गई। यानी सरकार ने 1858 में नायकदा विद्रोह में नेतृत्वकर्ता रूप सिंह से समझौता करके 1858 में विद्रोह में शांति स्थापित कर दी समझौते के माध्यम से। लेकिन 1868 में धर्मराज स्थापित करने का प्रयास किया गया, स्थापित करने का प्रयास किया गया और पुनः इसके लिए विद्रोह कर दिया गया। ठीक, जब विद्रोह हुआ तो सेना लगाई गई जिसमें रूप सिंह और जोरिया भगत ये दोनों मारे गए और विद्रोह शांत हो गया। भाई नेतृत्व करता ही नहीं है तो फिर विद्रोह करेगा कौन? ठीक है, तो यहां ये चीजें हुई। नेक्स्ट विद्रोह, कच्छा नागा विद्रोह। (1882) कच्छ, कठियावाड़, गुजरात। कठियावाड़, गुजरात। ये कछार है कठियावाड़ का। ठीक है, कच्छा नागा विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व एक जादूगर थे, नाम था शंभुदान। शंभुदान को एक विश्वास था अपने ऊपर या अपने जादू के ऊपर कि जब जादू कर देते हैं किसी व्यक्ति पर, ठीक है, ये जब किसी व्यक्ति पर जादू कर देते हैं, या शंभुदान को ये विश्वास था कि मेरे जो अनुयायी हैं, शंभुदान के जो अनुयायी हैं, उन्हें सरकारी गोली या कोई भी गोली, बंदूक की गोली कुछ भी नहीं कर सकती। कैसे विश्वास आया इसमें पता नहीं भाई, हो सकता है गोली वोली लगा देखा हो। ठीक है, जब इन्होंने अपने अनुयायियों के बीच में इसका प्रचार किया कि लो हम तुमको उपहार दे दिए हैं, तुम मेरे अनुयायी हो गए, तुमको मैंने दीक्षा दे दी और इस दीक्षा का परिणाम ये होगा कि जाओ मौज करो, तुमको अब कोई भी गोली छू भी नहीं सकती, अगर छुएगी भी तो मिट्टी बन जाएगी, गोली शरीर में घुसेगी ही नहीं, जैसे ही शरीर में घुसना होगा वो मिट्टी का रूप रख लेगी, अंदर जाएगी नहीं और टिप से वहीं गिर जाएगी। एक विश्वास हुआ, और जब लोगों में इस सब बात कल्पना कर जाए तो लोग क्या होते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, इतना विश्वास के बाद इन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, आक्रमण किया गया, परंतु इनके इस आक्रमण को या विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया। यहां तक कि शंभुदान को भी गोली लगी और वो भी चल बसे। विश्वास होती भैया, चलो कुछ भी हुआ, नाम है, आज हम इतिहास में इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने उन सीधे साधे लोगों के बीच में अपने बारे में एक बात प्रचारित कर ली थी जिसे उन सब ने स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मुंडा विद्रोह। आओ, नाम तो अच्छा है इसका। छोटा नागपुर, मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर। ठीक, जब हम इनके नेतृत्व की बात करते हैं तो इस पर मूवी बन गई है। नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, नाम खूब सुना होगा, बकायदा इस पे मूवी बन गई है। ठीक है, इस विद्रोह को उल गुलान, विद्रोह को उल गुलान भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है
महान हलचल। उलगुलान, विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महान हलचल। ठीक। बिरसा मुंडा द्वारा अपने समाज में अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाया गया। ठीक। यानी नीतियां हैं, इनकी वजह से दिक्कत होती है, कई तरीके की जागरूकता इन्होंने फैलाया। स्वयं को भगवान कहा, लोगों की आस्था जगाई। कुछ क्वालिटी रही होगी बंदे में, या तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त रही हो, भाषा वक्ता बहुत अच्छा रहा हो, लोगों को बहुत प्रभाव, या एक दो जादू जानता हो, चमत्कार जानता हो। ठीक। मुंडा समुदाय में धर्म व समाज सुधार के कार्य किए। ठीक। और दिसंबर 1899 में अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। बिरसा मुंडा ने दिसंबर 1899 को अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों ने आंदोलन का दमन किया। बिरसा मुंडा गिरफ्तार किए गए और जेल में इनकी हैजा होने से मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह में लगभग 39 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था। 24 को फांसी दी गई, तो बड़ी क्रूरता से दबाया गया। ठीक है। और इस प्रकार बिरसा की यह लीला समाप्त हुई। भगवान को प्यारे हो गए, वो भी हैजा के कारण। जो स्वयं को भगवान कहता था उसे भी हैजा हो गया। भील विद्रोह 1913। ठीक। ये भील जो हैं ये राजस्थान में रहते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, राजस्थान। ठीक है। यहां रहने वाले लोग हैं। इनके इस विद्रोह का नेतृत्व किया गोविंद गुरु ने। नेतृत्व गोविंद गुरु के द्वारा। कहते हैं प्रारंभ में यह शुद्धि आंदोलन था, लेकिन बाद में नील राज स्थापित करने क्या प्रारंभ में शुद्धि आंदोलन, प्रारंभ में शुद्धि आंदोलन के रूप में प्रारंभ होता है, लेकिन बाद में नील राज्य स्थापित करने का लक्ष्य हो जाता है। और जैसे ही एक अलग राज्य की कल्पना होती है, यह विद्रोह हो जाएगा। कहते हैं सरकार द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई और आंदोलन का दमन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है उरांव विद्रोह। उरांव विद्रोह 1914-15
ठीक है। छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता जन्ना भगत। छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता जन्ना भगत। ठीक है। यह आंदोलन भी प्रारंभ में एकेश्वरवादी प्रवृत्ति का होता क्या है, ऐसी चीजें कि प्रारंभ में समाज सुधार के उद्देश्य से हम आंदोलन प्रारंभ करते हैं कोई भी, लेकिन जब आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तो हम आंदोलन के अंतर्गत ये देखते हैं, भाई क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं समस्याएं बहुत हैं, तो फिर वो आंदोलन धीरे धीरे, या जो नेतृत्व करता होता है उसके दिमाग में चीजें आ जाती हैं कि हम पहले समाज सुधार क्यों, पहले इनके ऊपर जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के अंतर्गत ये समाज सुधार के लिए सोच भी नहीं सकते, उन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करें। और जैसे ही उन समस्याओं को समाप्त करने की बात होती थी, अंग्रेजी ही शासन देखा जाता था कि उसका जिम्मेदार है और उसी के खिलाफ ये विद्रोही हो जाते थे। ठीक प्रवृत्ति का था, लेकिन बाद में अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना ही, देश से बाहर खदेड़ना ही उद्देश्य हो जाता है। ठीक है। इसे भी सेना के द्वारा कुचल दिया गया, क्योंकि परंपरागत हथियारों से लैस आदिवासी आधुनिक अस्त्रों से लैस सैनिकों का प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट विद्रोह कुकी विद्रोह। काकी मत समझ लेना, कुकी हैं। ठीक है। 1917 से 19 मणिपुर। ठीक है। नेतृत्व जडोनांग व रानी गैडी नल्लियो। ध्यान रखना, इन्हें ये रानी की जो उपाधि है वो जेएल नेहरू ने दी थी। ये विद्रोह असहयोग आंदोलन से पहले ही शुरू हुआ, इसलिए इसको उसी में जोड़ भी लिया गया। इस विद्रोह का जो कारण था वो अलग है, भाई गरीब से ही तो निकृष्ट कार्य करवाएंगे आप, तो अंग्रेज भी यहां निम्न कार्य हेतु आदिवासियों की भर्ती करने का प्रयास किया, क्योंकि आदिवासी ही अपने आप को बहुत से कई देवताओं के वंशज मानते हैं, ये अपने आप को बहुत से राजपूत वंशजों के वंशज मानते हैं ये। ठीक है। दूसरा पोथांग खेती व झूम खेती बंद करने के विरोध में करवा दिया। सोचो, एक तो तुम निकृष्ट कार्य हेतु उनको भर्ती कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनकी जीविका छीन रहे हो, क्या उम्मीद करके ये सब कर रहे हो। ठीक है। अंततः इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया। गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया। जडोनांग विद्रोह के दौरान ही
पकड़े गए और फांसी हो गई। ठीक, रानी गैडिनलियो पकड़ी गई और इनके गिरफ्तारी से ही विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, ये रानी गैडिनलियो को फांसी की सजा नहीं हुई थी, इन्हें आजीवन कारावास हुआ। अंततः 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रानी गैडिनलियो रिहा कर दी गई। ठीक है, ये राइट्स मूवमेंट था। संभवतः लगभग हमने सबको मर्ज करने का प्रयास किया है कि कोई छूटने ना पाए। एक चिंचू है, वो छोटा सा था, जल्दी पूछा नहीं गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।